नमस्कार। हिजबुल्लाह चीफ नसीरुल्लाह की मौत के बाद से कई सोशल नेटवर्किंग साइट में आपको कई प्रकार के वीडियो मिल रहे होंगे विरोध प्रदर्शन के। भारत में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। स्वाभाविक सी बात है, भारत में एक अच्छा खासा मुस्लिम कम्युनिटी है, विरोध करना शायद बनता भी। ये अपनी जगह पर है कि हिजबुल्लाह चीफ यानी हिजबुल्लाह स्वयं एक, कहा तो नहीं जा सकता कि एक बहुत ही स्वयं सेविक संगठन हो, लेकिन हाँ इमेज हिसाब से कहा जा सकता है कि आतंकवादी संगठन की श्रेणी में आप उसे रख सकते हैं। लेकिन सबका विरोध करने का तरीका बहुत अलग अलग है और भारत में यह विरोध जो हुआ इसमें आप गौर करेंगे कि यह विरोध मुख्यतः उन क्षेत्रों में हुआ जहां पर कुछ शिया आबादी है और वो इमोशंस बाहर में आया। एक अजीब सी बात यह थी कि बहुत लोग आगे बढ़कर के बहुत सारा ट्वीट किए, यार ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, लेकिन एक अच्छा खासा विरोध चला कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। वहां पर वही जो विरोध को लीड किया गया वो शिया कम्युनिटी के द्वारा ही लीड किया गया। सुन्नीस का प्रेजेंस बहुत कम था। अब यहीं पर एक पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूं, लड़की का, एक बच्ची का, और उस इमोशन को आपको समझाता हूं कि आखिर इस इमोशन के पीछे तर्क क्या है और क्या हम सभी को, जो भी हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन या नसीरुल्लाह जैसे व्यक्ति के मरने के बाद सपोर्ट करता है, क्या मैं हर व्यक्ति को उसी ढंग से आतंकवादी कहूं या कुछ और नाम दिया जाए, या इसके पीछे क्या तर्क है, क्या कोई तर्क भी है, इसको भी समझना होगा। पहले देखते हैं बातें क्या है। जरा आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने सुना, आगे और भी है बहुत सारी बातें। मैंने एक बात कहा, दर्द। देखिए, दर्द बहुत बड़ी बात है। भारत में यदि आप कहेंगे कुल मिलाकर के, यदि मैं शिया कम्युनिटी को पोर्ट्रे करूं तो 100% मुस्लिम्स में से 13% के आसपास शिया है। यानी यदि आंकड़ों के लिहाज से यदि बात की जाए कि मान लेते हैं कि 20% के आसपास मुस्लिम है, 140 करोड़ जनसंख्या यदि भारत की है और 20% यदि मुस्लिम है तो 28 नहीं तो 30 करोड़ मुस्लिम है, और उस 30 करोड़ का यदि 13% निकाले तो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास बैठता है शिया। यानी भारत में सुन्नी जो है वो बहुसंख्यक है, 87% वो है, 13% शिया है। यदि ग्लोबल फेनोमेना में देखें, ग्लोबल लेवल पर देखें तो विश्व में, पूरे विश्व में शिया मात्र 230 मिलियन के आसपास है, केवल 230। यदि मैं कहूं पूरी तरह से 23 करोड़ लोग हैं, और उस 23 करोड़ में से भी 4.5 करोड़ तो केवल भारत में है। यानी परसेंटेज वाइज कहा जाए तो भारत में एक अच्छा खासा परसेंटेज है शियाओं का। ईरान तो है ही अपनी जगह पर। अब समझना यह होगा कि आखिर, पहली बात तो मैं ये कह देता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये कश्मीर के एक छोटे से क्षेत्र में हुआ, सभी क्षेत्र में नहीं हुआ। और भारत में भी शिया बहुत, भारत में यदि शिया कहा जाए तो थोड़े बहुत कश्मीर में है, थोड़े बहुत उत्तर प्रदेश में, खासकर लखनऊ वाले क्षेत्र में, थोड़े पूर्व के साइड में हैं, बहुत सारे पाकिस्तान भी चले गए। प्रॉब्लम यहां पर जरा देखा जाए, ये दर्द जो मैंने बार बार कहा, ये दर्द जो बाहर निकला, इसको पीछे समझना होगा, क्योंकि इनके प्रोटेस्ट में आपको एक चीज नजर नहीं आएगा, एंटी इंडिया सेंटीमेंट नजर नहीं आएगा। ये बहुत हेल्दी करते हैं और बहुत लॉयल हैं भारत के प्रति। यदि भारत में भी उन्होंने नसरुल्लाह के बारे में कुछ बातें कही तो एक तरह से कहा जाए कि वो लेबनान के साथ खड़े हैं, वो इजराइल का विरोध कर रहे हैं, वो अपने नेता का समर्थन कर रहे हैं, एक रॉबिनहुड इमेज को स्थापित करना चाहते हैं। उनका शायद, उनकी नजर में वैसा हो भी। लेकिन दर्द की जहां तक बात है तो वो एक बहुत बड़े जुल्म से भी बाहर निकले हैं। यदि मैं बात कहूं 1979
1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में हुआ, ध्यान से सुनेंगे, तो उससे पहले आप शिया और सुन्नी के बीच उतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आप नहीं देखेंगे। करबला का मैदान छोड़ दीजिए, उस बात को बहुत पुराना हो गया, लेकिन इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कभी, इतनी जबरदस्त विद्वेष भाव दोनों में नहीं था। चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान हो, दोनों हंस मिल के रह रहे थे, सबके अपने अपने देश थे। लेकिन प्रॉब्लम तब हुआ जब इस्लामिक क्रांति हुई। इस्लामिक क्रांति के बाद इस्लाम में कट्टरपंथियों के हाथ में आ गया, खमीनी उसका हेड बना पड़ा हुआ। इस्लाम जो कभी ईरान जो कभी एक बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री था, जहां पर शायद मैं बोलूं कि मिनी स्कर्ट पहनने में भी कोई प्रतिबंध नहीं हुआ करता था उन दिनों, और यदि मैं यहां तक इस बात को कह सकता हूं कि उसका व्यापार, उसके ट्रेड, उसके नेटवर्क ताइवान और कोरिया से भी ज्यादा अच्छे थे। अमेरिका का उस पर पूरा हाथ था, वो खत्म नहीं होता तो शायद ताइवान और कोरिया होते भी नहीं, नॉर्थ कोरिया आता भी नहीं इस पूरे सिनेरियो में। और बहुत सारा इन्वेस्ट था, और ईरान तो वो कंट्री है जिसने शुरुआत में ही इजराइल को मान्यता दे दी थी। लेकिन सारा मामला बिगड़ा इस्लामिक क्रांति के बाद 79। इस्लामिक क्रांति ने क्या कर दिया, वहां पर ईरान को एक कट्टर इस्लामिक कंट्री के रूप में इन्वेंट कर दिया। मकसद क्या है जरा समझा जाए। मकसद यह है, खमीनी और उस जैसे लोग सत्ता में बने रहने के लिए धर्म का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, यह प्रूव करो कि अरब ही नहीं है कि मुखिया हम है पूरे वर्ल्ड के, पूरे मुस्लिम जगत के। क्योंकि अरब ने बहुत पहले ही इस बात को, मैं यदि बात कहूं, बहुत शुरुआत में ही, बहुत शुरुआती चरण में ही, आपको पता होगा कि विश्व में अरबों ने सिर्फ 200 वर्षों तक राज किया, और थोड़ा सा उससे पहले पर्शियंस ने राज किया। नहीं तो अधिकतर समय यदि आप देखेंगे तो टर्किश लोगों ने ही, इस्लामिक जगत के लोगों ने भारत, मतलब कि विश्व पर और बहुत बड़े क्षेत्र पर राज किया। तो उन्हें लगता था अरबों को कि यार ये सब बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं मोहम्मद साहब के रूल्स को। तो इन्होंने लिख दिया कि हमारे सिवाय बाकी जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो सेकेंडरी हैं, हम लोग प्राइमरी हैं, हमें जो फॉलो करेगा वही सही माना जाएगा, हम ही सबसे सही है, मक्का मदीना भी हमारे पास में है। अब ये बात से टर्की आज तक तो नाराज है ही। उधर ईरान में क्रांति हो गई। अब ईरान चूंकि शिया कंट्री था, तो अब वो धीरे धीरे, वहां के खमीनी साहब अपने आप को केवल शियाओं का नहीं, पूरे मुसलमानों का हेड बनाना चाहते थे। और चाहत यह थी कि जो रुतबा हासिल है सऊदी अरब का, उसको खत्म करके उसकी जगह पर हम आ जाए, मुसलमानों का लीडर बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको पहले अमेरिका से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, इजराइल को करार करना होगा कि तुम मेरे घर में आए हो, एक मुस्लिम कंट्री से उसका क्षेत्र छीने हो, चाहे वो सुन्नी ही क्यों ना हो। और आपने वो काम शुरू कर दिया। यानी कि 79 में ये क्रांति होती है, और वहां पर आप क्या देखेंगे, उसी समय आप भारत आइए, मैं वहां ले जाना चाहता हूं। भारत में उसी समय 1980s की बात है, 1980s, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया जा रहा था, और उसी समय इस्लामिक क्रांति भी हुई ईरान में। अब देखिए क्या हुआ। इस्लामिक क्रांति होने के बाद शिया और सुन्नी के बीच जो डिवीजन है वो बढ़ गया। सुन्नी को लगा ये हाथ से सत्ता चल जाएगी, शियाओं के हाथ में आ जाएगी, करना भी चाह रही थी वो। धीरे धीरे भारत में भी फैला, और शिया सुन्नी के बीच में डिवीजन बढ़ता चला गया, खासकर इस्लामिक क्रांति के बाद। और जम्मू कश्मीर में तो थोड़े ज्यादा संख्या में थे ये। वहां पर बाकायदा नारा चलता था कि पहले तो कश्मीरी पंडित को, इसके बाद शियाओं को। अच्छा खासा समय तक ये नारा चला, और कई शियाओं को मारा भी गया लास्ट में। ये अलग बात है कि महबूबा मुफ्ती जो हैं वो नसीरुल्लाह के मृत्यु के बाद उन्होंने एक दिन अपने पोस्टपोन्ड कर दिया, सो कॉल्ड, अपने उस चुनाव प्रचार को। लेकिन उनसे कोई पूछे कि मुहर्रम में आप क्यों नहीं निकालने देते हैं तजिया शियाओं को, आप ये कहते हैं कि हम सुरक्षा के नाते शियाओं को अलाउ नहीं करते हैं कि आप तजिया निकालें मुहर्रम में। क्यों? क्योंकि सुन्नी आप पर पथराव करेंगे। अरे भैया, जो तजिया लेके निकला, जो अपने पीठ पर खुद ही खंजर वगैरह भोंक रहा है,
लगा रहा है, उस पर दो चार पत्थर यदि पड़ भी जाते तो क्या होता। सच्चाई यह है कि आप पूरा का पूरा झुके हुए हैं सुन्नी की ओर, आपकी पूरी की पूरी माइंडसेट वो है। आप तो सिर्फ नसीरुल्लाह के मौत को थोड़ा सेंटिमाइज करना चाह रहे थे अपने फेवर में। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, जितना भी विद्रोह हुआ, जो भी बातें इन्होंने कही, एक तरह से भारत का विरोध इसमें कहीं नहीं था। इसको, इस बात को समझे, ये दर्द है शियाओं का, और शायद ये दर्द ज्यादातर सुन्नियों के विरुद्ध है। उनके साथ वो कभी खड़े नहीं रहे, और आज भी वो शिया सुन्नी वाला जो भेद है वो है, और बहुत डिप्रेस्ड किए गए हैं वो भारत में भी, हर जगह किए गए जहां पर सुन्नी बहुसंख्यक हैं। तो एक बार उन्हें बाहर निकलने का मौका चाहिए था, वो मौका मिला। एक बार उन्होंने बहुत दिनों के बाद, करीब करीब 30 साल के बाद, एक जगह इकट्ठा होकर उन्होंने पहली बार जम्मू एंड कश्मीर जैसे क्षेत्र में अपनी ताकत को दिखाने का प्रयास किया। शायद गवर्नमेंट ये ना होती तो शायद ये कर भी नहीं पाते। अब आप इस बात को अब आप समझ रहे हो, इसलिए इसको ऐसे न लिया जाए कि हर चीज हिंदू मुस्लिम या एंटी इंडिया होता है। कुछ बातें आपस की भी होती है, उसको भी आपको समझना होगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।